तो आज देशहित की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के जेएनयू से है। आज जेएनयू में भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीक यानी स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण हुआ। लेकिन जिस विवेकानंद ने दुनिया भर को सहनशीलता का संदेश दिया, जेएनयू में लेफ्ट गैंग में स्वामी विवेकानंद के लिए सहनशीलता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू के अफजल गैंग के लिए आज कहा कि स्वामी की प्रतिमा सिखाएगी राष्ट्र के प्रति समर्पण। मोदी ने संदेश दिया कि विचारधारा कोई भी हो, लेकिन वो राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती है। हिंदुत्व के महानायक, आध्यात्म के ब्रांड एम्बेसडर, जिनके लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारत को समझना है तो विवेकानंद को समझिए। जिन्होंने शिकागो धर्म संसद में बताया कि हिंदुत्व का दर्शन ही मानवता का कीर्ति स्तंभ है। आज जेएनयू में ये हिंदुत्व के उसी हीरो का सम्मान है। जेएनयू में ये नरेंद्रनाथ दत्त को नरेंद्र मोदी का सम्मान है। जेएनयू में आज ये देश को प्रेरणा देने वाले संस्कृति के आधार स्तंभ का अनावरण है। ये प्रतिमा हमें स्वामी जी के सशक्त समृद्ध भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा देती रहे। साथियों, ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये उस विचार की ऊंचाई का प्रतीक है जिसके बल पर एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। सोचिए, जिन्होंने शिकागो धर्म संसद में हिंदुत्व दर्शन को पूरी दुनिया में मान दिलाया, जो विवेकानंद हिंदुत्व के प्रतिमान बने, जो सिर्फ गेरुए कपड़े पहनने वाले सन्यासी नहीं, बल्कि पूर्व और पश्चिम के बीच धर्म, आध्यात्म, परंपरा, संस्कृति, अतीत और आधुनिकता के सेतु हैं। उनकी मूर्ति जेएनयू में लगने में 15 साल लग गए। भारत दुनिया को क्या दे सकता है? वो भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, गौरवपूर्ण तरीके से रखा। स्वामी विवेकानंद की इस प्रतिमा की ऊंचाई 11.5 फीट है। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए 3 फीट ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण की कोशिश 2005 में शुरू हुई थी। काफी कोशिशों के बाद 2017 में प्रतिमा बनाने का काम शुरू हुआ और 2019 में ये प्रतिमा बनकर तैयार हुई। लेकिन इसी जेएनयू में मानवता के महामानव की मूर्ति के खिलाफ विरोध भी है। जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाले और लगवाने वाले नहीं चाहते कि देश के गौरव स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगे। आज इसलिए स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री गो बैक के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध हुआ। जेएनयू का यही टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसने पिछले साल ही बता दिया था कि स्वामी विवेकानंद से वो कितनी नफरत करता है। पिछले साल नवंबर के महीने में ही आतंकी अफजल गुरु को मानने वाले कुछ छात्रों ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे आपत्तिजनक शब्द लिखे थे। लिखा गया था, भगवा जलेगा, फांसीवाद का अंत होगा, और मूर्ति को कवर करने वाले कपड़े को भी फाड़ दिया गया था। लेकिन जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग ये कैसे समझेगा कि विवेकानंद भारत की सोच है और भगवा का अपमान भारत का अपमान है।
और स्वामी विवेकानंद की ये मूर्ति उन्हें बताएगी कि वो सिर्फ भगवा पहनने वाले सन्यासी नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और सभ्यता के एम्बेसडर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आज देशहित में सोचने का दिन है कि जेएनयू का लेफ्ट गैंग क्यों चाहता है कि वहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति ना लगे। क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद भगवा धारण करते थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद हिंदुत्व के महानायक थे, क्योंकि स्वामी ने भारत के आध्यात्म का आधुनिक विश्व से संवाद कराया था, क्योंकि जेएनयू के कुछ छात्रों के लिए अफजल गुरु जैसे आतंकी नायक हैं, लेकिन जो देश का नायक है उसे ये अपना दुश्मन मानते हैं। ये छात्र देश के महापुरुषों का अपमान करते हैं और भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं। जो विश्वविद्यालय टुकड़े टुकड़े गैंग के छात्रों का हेडक्वार्टर कहा जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगते थे, जहां आतंकी अफजल देशद्रोह की पीएचडी करने वाले छात्रों का गुरु था, जहां महिषासुर दिवस मनाते हुए मां दुर्गा का अपमान किया जाता था, वहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति टुकड़े टुकड़े गैंग को सहनशीलता की प्रेरणा देगी। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा था, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का संदेश दिया। हिंदुत्व ही ऐसा धर्म है जो विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करता है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है, मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है कि आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिविनिटी डेवलप करते हैं। आज जो छात्र स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, जिन छात्रों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अपमान किया, जेएनयू में ये वामपंथ और जिहादी गुटों की वही सोच है जो आतंकवादियों की बरसी मनाती है और हिंदुत्व का विरोध करती है। 2016 में जी न्यूज ने दिखाया था कि यहाँ कैसे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जैसे नारे लगे। लेकिन क्या आपने जेएनयू में कभी चीन के खिलाफ नारे लगते देखे हैं? क्या आपने कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ प्रदर्शन होता देखा है? क्या आपने अनुच्छेद 370 के विरोध में लेफ्ट छात्रों का प्रदर्शन देखा है? क्या आपने कभी राम मंदिर पर लेफ्ट छात्रों का जश्न देखा है? क्या आपने सेना के समर्थन में लेफ्ट छात्रों की कोई नारेबाजी सुनी है? क्या आपने शहीदों के सम्मान में लेफ्ट छात्रों की सभा देखी है? लेकिन आपने जेएनयू में दंतेवाड़ा नक्सली हमलों में सीआरपीएफ जवानों की शहादत पर जश्न देखा होगा। शाहीन बाग गैंग के समर्थन में जेएनयू के लेफ्ट गैंग का प्रदर्शन देखा होगा। क्या आपने दिल्ली दंगे के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का विरोध करते हुए लेफ्ट गैंग को देखा? क्या आपने लेफ्ट गैंग को कभी असम को भारत से तोड़ने की साजिश करने वाले जेएनयू छात्र शर्जील इमाम का विरोध करते हुए देखा? 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान। ठीक है, तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। जेएनयू में आज जो सांप्रदायिकता और कट्टरता स्वामी विवेकानंद के आदर्शों की स्थापना का विरोध कर रही है, स्वामी विवेकानंद ने ऐसे लोगों के लिए ही कहा था, सांप्रदायिकता और कट्टरता दुनिया के लिए खतरा है। हिंदुत्व का संदेश लोगों को धर्म संप्रदाय में बांटना नहीं, बल्कि मानवता को एक सूत्र में पिरोना है।
एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। उनके पास वेदांत का अगाध ज्ञान था। उनके पास एक विजन था। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्तंभ है, जो जेएनयू में देशद्रोही नारों से लेकर बाबरी मॉडल पर चलने वालों के खिलाफ आंदोलन में विश्वविद्यालय की नई प्रेरणा बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बार फिर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल ट्विटर को लेकर ट्विटर पर कार्रवाई हो सकती है और वजह इसकी यहां पर साफ है। आपको जानकारी दे दें कि गलत नक्शा एक तरीके से दिखाया गया था, जिसे लेकर केंद्र सरकार का ये नोटिस है ट्विटर को, और इसमें 5 दिन का वक्त दिया गया है। 5 दिन के भीतर ट्विटर को जवाब देना होगा। क्षेत्रीय अखंडता के अपमान का आरोप ट्विटर पर है। लेह को जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया था ट्विटर ने, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हो सकती है। सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धांत, और जानकारी दे इस खबर पर। जी, मैं आपको बता दूं कि दूसरी बार भारत ने नोटिस भेजा है ट्विटर को। इससे पहले भी नोटिस भेजा था। बेसिकली लेह को पहले जो ट्विटर है, ट्विटर को जियो टैग अगर करते थे तो लेह चीन में आता था। इसको लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया की थी और नोटिस भेजा था। उसके बाद एक चेंज आया था, लेह को भारत में दिखाया गया, पर फिर से लेह को जम्मू कश्मीर में दिखाया गया, उससे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में दिखाया गया और उसको लेके भारत ने नोटिस भेजा। 9 तारीख को नोटिस भेजा था और 5 दिन का टाइम दिया गया। अगर 5 दिन के भीतर ट्विटर चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन और लेह को नहीं दिखाता यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर, तो लीगल एक्शन हो सकता है आईटी एक्ट के अंदर। आईटी एक्ट में 69 जो सेक्शन है उसके अंदर, और उसके अंदर जेल की कार्रवाई भी हो सकती है ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। तो नोटिस दिया गया है सिद्धांत, क्योंकि देखिए ये मामला साफ तौर पर कहा गया है कि ये क्षेत्रीय अखंडता के अपमान से जुड़ा हुआ है। गलत नक्शा आपने दिखाया, लेह को आपने जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया, जबकि अब वो अलग से एक यूनियन टेरिटरी है। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है अगर जवाब संतुष्ट नहीं हो पाए जवाब से? तो ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव्स को जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि आर्टिकल जो सेक्शन है, सेक्शन 69A जो आईटी एक्ट के अंदर है, उसके अंदर कुछ अगर ऐसा एक्शन होता है तो उसके अंदर एक प्रोविजन ये भी है कि 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे ट्विटर बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जिसको लेके काफी आपत्ति हुई है पास्ट में भी, पर ये जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है वो इतने शॉकिंग इसलिए है क्योंकि अगर भारत की टेरिटरी को लेके कोई भी एक्शन होता है, भारत उसको काफी स्ट्रिक्ट तरीके से हैंडल करता है। हमने देखा कि कैसे अगर थोड़े दिन पहले जाहिर तौर पर अगर अगले 5 दिनों में जवाब सही तरीके से नहीं दिया गया तो कार्रवाई आगे हो सकती है और मुश्किलें ट्विटर की यहां पर बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सिद्धांत। और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का एक बड़ा दावा सुनिएगा। पैंगोंग के फिंगर फोर्स से सैनिकों को हटाने पर सहमति नहीं। 8वें दौर की बातचीत में तनाव कम करने पर सहमति बनी थी। लगातार चूंकि बातचीत हो रही है और इस पर सहमति बनी थी, ये खबरें लगातार हमने आपको बताई। 6 नवंबर को हुई थी कमांडर स्तर के 8वें दौर की बातचीत और उस बातचीत में ही इस बात पर सहमति बनी थी, एमईए की तरफ से बताया गया। लेकिन अब यहां पर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीनी अखबार है, चीन का अखबार है, एक तरीके से मुखपत्र चीन का उसे कहा जाता है, उसका ये बड़ा दावा कि पैंगोंग के फिंगर फोर से सैनिकों को हटाने पर सहमति नहीं बनी है। जो सहमति की बात की जा रही थी वो इसे पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। दावा ग्लोबल टाइम्स का कि जो 8वें दौर की बातचीत हुई उस बातचीत में तनाव कम करने पर सहमति बनी थी और क्योंकि भारत का देखिए स्पष्ट रुख शुरुआत से ही रहा है कि अप्रैल 2020 की स्थिति से पहले जो स्थिति थी उस सिचुएशन में, उस स्थिति में जाना पड़ेगा चीन को, और इसी को लेकर ये बातचीत भी हुई थी दोबारा से 6 नवंबर को 8वें दौर। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो लोग भगवा और हिंदुत्व को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, आज हम ऐसे लोगों की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने साल 1893 में अमेरिका के शिकागो में पहले विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था। यहां उन्होंने हिंदू धर्म से पूरी दुनिया का परिचय कराया था। दुनिया को यह बताया था कि हम कितने सहिष्णु हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हिंदू धर्म का असली संदेश लोगों को अलग अलग धर्म संप्रदायों के खांचों में बांटना नहीं है, पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोना है। उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने संसार को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया।
हम सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार भी करते हैं। Sisters and brothers of America. शिकागो में ठीक 124 साल पहले इसी हॉल में खड़े होकर स्वामी विवेकानंद ने हजारों की भीड़ के बीच दुनिया को भाईचारे का पैगाम दिया था। Sisters and brothers of America, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. If not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. 124 साल में दुनिया बदल गई, लेकिन ये हॉल आज भी वैसा ही है जैसा 11 सितंबर 1893 को था, और उस भाषण में कही गई एक एक बात भी आज उतनी ही जरूरी है जितनी 124 वर्ष पहले थी। 124 वर्ष पहले दिया गया वो भाषण सिर्फ इसलिए ऐतिहासिक नहीं है क्योंकि उसे देने वाला एक हिंदुस्तानी था, बल्कि उसके मायने इसलिए भी अहम है क्योंकि एक समाज के तौर पर अमेरिका को स्वामी विवेकानंद से बहुत कुछ मिला है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा क्या था जिसने 30 साल की उम्र में एक सन्यासी को स्वामी विवेकानंद बना दिया, और इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2789 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसे कन्याकुमारी तक जाना जरूरी है। नमस्कार, अयोध्या से हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन। मैं हूं विशाल पांडे। देशहित वाली दीपावली लेकर अयोध्या से खास कवरेज लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं सरयू घाट पर, राम की पैड़ी पर। अयोध्या सज चुकी है। अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाकर के दीपावली का स्वागत किया जाना है। दीपोत्सव की पूरी तैयारी है। यकीन मानिए कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो जो अयोध्या को मिलना चाहिए था सालों साल, भले वो इतिहास ने उसे ना दिया हो, राजनीति ने उसे ना दिया हो, प्रभु श्री राम की नगरी को जो मिलना चाहिए था, अब क्योंकि यहाँ के कण कण में श्री राम है, अब उस पावन धरती को शायद वो उसका ड्यू मिलने जा रहा है। और सचिन इसीलिए क्योंकि अयोध्या का जो पुराना वैभव है उसे वापस लौटाने का प्रयास भी इन कार्यक्रमों की किया जा रहा है। रामलला के परिसर में पहली बार 492 सालों बाद भव्य दिवाली मनाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो कार्यक्रम किए जाते थे वो विशेष अनुमति लेकर कुछ ही दिए जलाए जाते थे, और सिर्फ दिवाली ही नहीं मनाई जाएगी। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को राम राज्य की बात कही थी, उसका भी एक बेहतरीन उदाहरण अयोध्या कैसे पूरी दुनिया के लिए बनेगा, इसकी तैयारी भी अयोध्या में लगातार चल रही है। अयोध्या दिवाली के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक 3 दिनों तक अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी। 13 नवंबर को अयोध्या में दिवाली का मुख्य कार्यक्रम है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे, और कुछ इसी तरह की तैयारी पूरी अयोध्या में की जा रही है। दीपोत्सव 2020, दीपोत्सव 2020 के इस तरह के गेट लगाए जा रहे हैं पूरी अयोध्या में। तमाम बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लेजर शो किया जाएगा। रामलीलाओं को यहाँ पर दिखाया जाएगा। रामलीला का मंचन किया जाएगा। दीपावली आने को है, और जब भी दीपावली आती है अयोध्या की पिक्चर, अयोध्या की वो तस्वीर पूरे विश्व में जाती है। अयोध्या इस वक्त भी पूरे तरीके से तैयार है दीपोत्सव के लिए, जगमगाने के लिए। क्या अयोध्या ऐसी दिखती थी? कि अयोध्या कैसी दिखती थी? अयोध्या की किसी ने सुध ली, या अयोध्या का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शास्त्र का एक अध्याय था? अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि अयोध्या कैसे बदली है और अयोध्या में क्या क्या बदलाव आया है। आइए। आज अयोध्या नगरी के प्रवेश द्वार से घुसने पर चौड़ी और स्वच्छ सड़कें दिखती हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अयोध्या में सड़कें तो थीं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। अयोध्या में प्रवेश के साथ अयोध्या की बदहाली की तस्वीर दिखने लगती थी।
सांस्कृतिक शहर अयोध्या की विरासत को भुला दिया गया था। यहाँ से अयोध्या शुरू होती है। अभी इस वक्त आपको ये लंबी चौड़ी सड़क नजर आ रही है, यहाँ से कोई भी वाहन गुजर सकता है। लेकिन यकीन मानिए, जब मैं पहली बार यहाँ पर अयोध्या में आया था, मुझे पता भी नहीं लगा था कि अयोध्या नगरी, अयोध्या जी शुरू भी हो चुकी हैं। अयोध्या सिर्फ और सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि अछूत की तरह उससे एक व्यवहार किया गया। कम से कम इस चौड़ी सड़क से तो उसकी शुरुआत हुई है लगभग 3.5-4 साल पहले, जब योगी सरकार आई 3.5-4 साल पहले ये सड़क बनी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.